डीपली रीड करना है। नेक्स्ट आता है आपका कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो मामले हैं इनके अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से जो है उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन इफ इट लीड टू रीजनल स्पेशलाइजेशन। इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है। यह एक प्रादेशिक विशिष्टीकरण, इट लीड टू रीजनल स्पेशलाइजेशंस, ये स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट क्यों होता है, उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, उसकी शुरुआत क्यों होती है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी रीजन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर स्किल्स, टेक्नोलॉजी या अन्य किसी भी मैटर के अंदर स्पेशलाइजेशंस कर लेता है तो उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अदर नेशंस रिसीव करने के लिए वो उस नेशन से वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की गुड्स और अदर जो भी आइडियाज़, थॉट्स और वेव्स होते हैं उनको वो रिसीव करते हैं। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट आता है हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इक्वलाइजेशंस ऑफ प्राइस एंड वेज एंड डिफ्यूजन्स ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। इसमें बताया है कि रीजनल स्पेशलाइजेशंस, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें जिस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई हो जाती है तो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री का बेटर होता है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इससे वर्ल्ड वाइड लेवल्स पर जो गुड्स और सर्विस होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती है, इक्वलाइजेशंस ऑफ प्राइस, प्राइस का सामान्यीकरण होता है, सभी जगह जो वेतन होते हैं वो कीमत जो होती है वो सभी जगह एक समान मिलते हैं, एंड वेज और मजदूरी और वेतन है उसका भी सामान्यीकरण होता है, एंड डिफ्यूजन्स ऑफ नॉलेज एंड कल्चर्स, और जो ज्ञान और संस्कृति होता है उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचाया जाता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड्स के बेनिफिट हैं, इनको वन सेंटेंस बना करके, सिंगल सेंटेंस बना करके आप इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी प्रूव टू बी डिटर्मिनेंटल टू नेशंस ऑफ इट लीड टू डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कई बार कुछ कंट्री जो होते हैं, नेशंस जो होते हैं उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ऑफ इट लीड टू डिपेंडेंसी ऑन द अदर कंट्री, अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर निर्भर हो जाता है। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के असमान अवसर और स्तर उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट होता है एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉमर्शियल रिवाइवल लीडिंग टू वार, जिससे एक्सप्लॉयटेशंस होता है एंड कॉमर्शियल रिवाइवली लीडिंग टू वार, जब यह इस प्रकार की असमानता उत्पन्न हो जाती है तो उससे जो शोषण होता है, असमानता उत्पन्न हो जाती है तो इससे जो व्यापारिक युद्ध की स्थिति है वो भी उत्पन्न हो जाती है, मीन्स ट्रेड वार की कंडीशंस भी उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल ट्रेड अफेक्टेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को भी प्रभावित करता है। जीवन में और भी दूसरे जो फैक्टर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको ये प्रभावित करता है। इट कैन इम्पैक्ट
everything from the environment to health and well-being of the people around the world। यह विश्व में पर्यावरण से लेकर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण, जो वेलफेयर है, हेल्थ है, उनको भी ये प्रभावित करता है। एज कंट्रीज compete टू ट्रेड मोर, जैसे ही देशों के बीच में व्यापार की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इंक्रीज होता जाता है, प्रोडक्शंस एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स स्पाइल अप, तो वैसे ही जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको तेज़ी से उनका यूज होता है, उनका एक्सप्लोटेशंस होता है, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्स फास्टली जो हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं। रिसोर्स गेट यूज अप फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, जिसके कारण से वो फास्टली जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग बढ़ जाता है। संसाधनों के नष्ट होने की जो रेट होता है वो उनके पुनर्निर्मित होने की दर से अधिक हो जाता है। कैन रिप्लेनिश्ड एज ए रिजल्ट रिसोर्स गेट यूज अप फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड जो होते हैं दोबारा जो निर्मित होते हैं उनकी तुलना में उनका यूज फास्टली होता है, जिससे वो डिक्लाइन होने लगते हैं। एज ए रिजल्ट मैरीन लाइफ इज आल्सो डिप्लेटिंग फास्ट, इसका एक परिणाम ये है कि जो हमारे समुद्री जीवन है वो भी तीव्रता से नष्ट हो रहे हैं, उनको भी हानि हो रही है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, वन जो हैं उनको तेज़ी से काटा जा रहा है। एंड रिवर बेसिन सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज, और जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट अपने जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे रिवर्स और अदर जो बेसिन एरिया होते हैं उनको भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट कंपनी को जो है वो अलॉट कर देते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ट्रेडिंग इन ऑयल्स, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो ऑयल का ट्रेडिंग करती हैं, गैस माइनिंग, गैस का खनन करती हैं, एंड द फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्री बिजनेस कीप एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस एट ऑल कॉस्ट क्रिएटिंग मोर पोल्यूशंस, जिससे वो एग्री बिजनेस, कृषि व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स होती हैं जो दवाइयाँ बनाने की जो उद्योग होते हैं ये भी सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है। एग्रीकल्चर बिजनेस होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी बिजनेस है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के थ्रू होने लग जाता है। एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशन एट ऑल द कॉस्ट क्रिएटिंग मोर पोल्यूशंस, और इसके कारण से बड़े पैमाने पर जो है वो प्रदूषण उत्पन्न होता है। देयर मोड ऑफ वर्क डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी जो रूल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अनुसरण नहीं करता है। सब जो हैं वो इस प्रकार की कार्य पद्धति को अपनाते हैं जिससे सतत पोषणीय विकास के मानक जो होते हैं, नॉर्म्स जो होते हैं उनको अबलाइज कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। केवल फास्टली वो अर्निंग रिसीव करने के लिए और बेनिफिट रिसीव करने के लिए वर्क करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है और अदर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फास्टली एक्सप्लॉयटेशंस होता है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस आर गियर्ड ओनली टूवर्ड प्रॉफिट मेकिंग, यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख रहते हैं, सभी प्रकार के जो संगठन जो होते हैं वो बेनिफिट रिसीव करने के लिए ही काम करते हैं। एंड एनवायरमेंटल
एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस्ड। कहीं कोई भी जो है वो पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देता है। नॉट एड्रेस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, किसी भी विषय पर वो ना ही स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं, ना ही पर्यावरण पर ध्यान देते हैं, और निरंतर जो है नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशंस करते रहते हैं, उनका यूटिलाइज करते रहते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। कंसर्न आर नॉट एड्रेस्ड देन इट कुड लीड टू सीरियस इम्प्लीकेशन इन फ्यूचर्स, जिसका हमारे भविष्य में एक बहुत ही बुरा प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है या होने की संभावना होती है। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा एक कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आते हैं हमारे गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो गेटवे क्यों होता है, कहाँ से एंट्री करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारे पोर्ट्स के थ्रू जो है वो एंट्री करता है, चाहे वो हमारे ड्राई पोर्ट हो, चाहे हमारे वो सी पोर्ट हो। मीन्स ज़्यादातर जो होता है वो हमारे जो ओशियन पोर्ट होती हैं इनके थ्रू आता है, ओशियन वाटरवे के थ्रू आता है। 95% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और 5% जो होता है वो आपका एयरपोर्ट के थ्रू आता है। तो एयरपोर्ट जो होती हैं वो आपके ड्राई पोर्ट होती हैं, और जो पोर्ट्स होती हैं खाली जिनको पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, ये आपकी ओशियन पोर्ट होती हैं। तो इन दोनों के थ्रू ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो पोर्ट्स के थ्रू ही कंट्री का जो गुड्स होती हैं वो अदर कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और अदर कंट्री से जो गुड्स आती हैं वो कंट्री के अंदर एंट्री होती हैं, तो वो पोर्ट्स के थ्रू ही होती है। इसलिए पोर्ट को गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर एंड पोर्ट। हार्बर और पोर्ट के थ्रू हमारा ये आता है। कार्गोज एंड द ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनोदर थ्रू दिस पोर्ट। जो भी सामान हमारा जाता है, यात्री हमारे देश में आते हैं या जाते हैं, उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो पोर्ट के थ्रू ही जाते हैं। द पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डकिंग। डकिंग मीन्स जहाज को खड़ा करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर कार्गो। और जो हमारे कार्गो आते हैं उनके अंदर जो गुड्स आती हैं उन गुड्स को स्टोरेज करने के लिए गोडाउन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये पोर्ट हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डकिंग। डकिंग मीन्स जहाज़ों को खड़ा करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर कार्गो, जो सामान आता है उसको स्टोरेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही जो हमारे शिप के अंदर क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए रेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पोर्ट्स शिप वगैरह होते हैं इनमें फ्यूल, वाटर और जो इनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, इनकी फैसिलिटी भी हमें पोर्ट के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटी द पोर्ट अथराइज मेक अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टग्स एंड बरेज। बरेज मीन्स होते हैं सामान लादने वाले जहाज, एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विस। द इम्पोर्टेंट ऑफ द पोर्ट इज जज बाय द साइज ऑफ कार्गो एंड नंबर ऑफ शिप हैंडल। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो पोर्ट होती है उसका इम्पोर्टेंस उसके साइज ऑफ कार्गो कि उस पर कितना सामान उतारा चढ़ाया जाता है, और नंबर ऑफ शिप हैंडलिंग, और एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितने शिप को हैंडल कर सकता है, कितने शिप को लोड अनलोड या उनके लिए जो है वो डकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय ए पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखने जो लास्ट के अंदर थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पोर्ट। जनरल पोर्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल। टाइप ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू द कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग जो पोर्ट्स हैं उनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट, दीज पोर्ट स्पेशलाइज इन द बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स। ये जिस पोर्ट के थ्रू ये गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं उसको हम इंडस्ट्रियल पोर्ट कहते हैं। इस पोर्ट के नियर बाई एरिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होते हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पोर्ट आती है कमर्शियल पोर्ट। दीज पोर्ट हैंडल जनरल कार्गो, पैकेज्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। दीज पोर्ट आल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक। कमर्शियल पोर्ट जो होती हैं वो व्यापारिक होती हैं, मीन्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए सेटअप होती हैं। अदर्स जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं वो अपने गुड्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट को रेंट पर लेती हैं, या पोर्ट के जो फेयर वगैरह होती है कि किराया जो वगैरह होता है वो इसको प्रोवाइड करवाती हैं। इसमें पैसेंजर जो होते हैं उनको भी ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट। सच पोर्ट हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम। बड़े पैमाने पर और सामान्य स्तर के ऊपर जो है वो सामान को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। मोस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। विश्व की ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, विस्तृत पतन के रूप में ही यूज़ किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट, बोथ टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस के ऊपर जो टाइप्स होती हैं उनको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो मेन पोर्ट आती है, मेन पोर्ट जो कोस्टल एरिया पर रहती है, जैसे कि आपका ये कोस्टल एरिया, ये आपका यहाँ पर पोर्ट है तो ये मेन पोर्ट होती है। एक पोर्ट जो है वो इनलैंड पार्ट के अंदर होती है जो कैनल या रिवर्स के थ्रू कनेक्टेड हो रहती है ओशन से, और दूसरी होती है वो ओपन ओशन के अंदर होती है। जो बड़े और बल्क शिप जो होते हैं वो मेन पोर्ट पर नहीं पहुंच पाते तो यहीं पर वो लोड और अनलोड होते हैं। तो ये मेन 3 टाइप की होती हैं। आपकी बुक में 2 दी गई हैं। इनलैंड पोर्ट जो किसी भी कंट्री के इनलैंड पार्ट पर सिचुएटेड होती हैं, और ये कैनाल्स या रिवर्स के थ्रू जो है वो ओशन से कनेक्टेड रहती हैं। दूसरी आती है आपकी आउटर पोर्ट। आउटर पोर्ट या आउटपोर्ट जो होती है वो ओपन ओशंस के अंदर होती है। इसमें बल्क की जो शिप होते हैं, बड़े जो शिप होते हैं, वो सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण से जो आपके कोस्टल एरिया की शिप होती हैं, मेन जो पोर्ट होती है वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाती। तो इसमें देखिए इनलैंड पोर्ट, दीज पोर्ट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। ये सी कोस्ट से क्या रहती हैं, दूर होते हैं। दे आर लिंक टू द सी थ्रू ए रिवर और कैनल। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप और बारेज। जिनका बॉटम बिल्कुल फ्लैट रहता है, तलहटी बिल्कुल फ्लैट रहती है, उन जहाज़ों के लिए और छोटी नावों के लिए, बारेज मीन्स होते हैं छोटे जहाज़ के लिए, ये जिनको बजरेज भी बोलते हैं, बजरेज के नाम से जानते हैं, ये छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद कैनाल। इसी टाइप से जो मैनचेस्टर है वो नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है मैफिन्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर जो पीछे हमने पढ़ा था, मिसिसिपी इनलैंड वाटरवे जो है उसके बारे में। इसी टाइप से राइन हैज सेवरल पोर्ट लिंक मैनीहैम टू एंड
Duisburg, and Kolkata is located on the river Hooghly, a branch of the river गंगा, जो गंगा नदी की शाखा है हुगली नदी, उसके ऊपर कोलकाता सीपोर्ट इंडिया के अंदर बना हुआ है। इसी प्रकार से मनहीम डुइसबर्ग जो है ये भी आपका इनलैंड पोर्ट है जो राइन नदी के ऊपर बने हुए हैं। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था राइन रिवर्स जो आपकी यूरोप के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनलैंड पोर्ट के एग्जांपल ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउटर पोर्ट या आउटपोर्ट। दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बोल्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। जो एक्चुअल पोर्ट होती है उस एक्चुअल पोर्ट से ये डीप वाटर के अंदर बनी हुई होती है। पोर्ट रिसीविंग दीज सर्व द parent parent port by receiving those ships which are unable to approach them due to the large size। जो बड़ी साइज होने के कारण से पेरेंट पोर्ट तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए ये आउटर पोर्ट हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आती है टाइप ऑफ पोर्ट, बेसिक ऑफ स्पेशलाइजेशन फंक्शन। इनके मेन फंक्शन के आधार पर जो पोर्ट्स हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है ऑयल पोर्ट। इनके अंदर जो ऑयल टैंकर होते हैं इनके थ्रू ऑयल और गैस जो होती है इनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो आ जाती हैं आपकी ऑयल पोर्ट आ जाती है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो ऑयल पोर्ट हैं वर्ल्ड के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है माराकाइबो इन वेंजुला, माराकाइबो इन वेंजुला। दूसरा दिया गया है इसके अंदर एसएस खीरा इन तुनेशिया, एसएस खीरा इन तुनेशिया। त्रिपोली इन लेबनान, त्रिपोली इन लेबनान, लेबनान जो है ये आपकी क्या है मेन ऑयल पोर्ट है। इसके बाद अबादान, अबादान ऑन द गल्फ ऑफ पार्सिया इज ए रिफाइनरी पोर्ट। इसके अंदर जो है वो अबादान पोर्ट है पार्सिया की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ पार्सिया के अंदर, तो वो रिफाइनरी पोर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना, रिफाइनरी पोर्ट जो है वो अबादान पोर्ट है, जिसके ऊपर जो ऑयल होता है उसको डिफाइन किया जाता है, तो ये रिफाइनरी पोर्ट आ जाती है। उसके बाद आती है आपकी पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल जो होती है ये जो लॉन्ग डिस्टेंस के ओशियंस वाटरवे होती हैं इनके बीच में जो रेस्ट के लिए या किसी प्रकार की कोई शिप में प्रॉब्लम आ जाती है या उसमें फ्यूल समाप्त हो जाता है या उसमें फूड वगैरह या वाटर वगैरह जो है वो समाप्त हो जाता है, तो उसके लिए ये इस प्रकार के पोर्ट की फैसिलिटी लॉन्ग रूट वाले जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो रूट होते हैं उनके बीच की मिड पॉइंट पर ये बनाई हुई रहती है। दीज आर द पोर्ट विच ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग point on the main sea route where ship used to anchor for refilling, watering and taking food item. Later on they develop into the commercial port। बाद में इनको commercial port के रूप में डेवलप कर दिया गया, जैसे इसमें आपका आ जाता है अदन, होनोलुलु, सिंगापुर आर गुड एग्जाम्पल। ये ध्यान रखना है पोर्ट ऑफ कॉल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके बाद आते हैं आपके पैकेट स्टेशंस। दीज आर आल्सो नोन एज फेरी पोर्ट। इनको फेरी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इनमें क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के एक लॉन्ग रूट जा रहा होता है, उस पर शॉर्ट डिस्टेंस के जो सी पोर्ट्स होती हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस के सी पोर्ट इस लॉन्ग डिस्टेंस के रूट की फैसिलिटी रिसीव करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस पर अपनी गुड्स जो होती हैं उनको सप्लाई करने के लिए ये इनको स्मॉल डिस्टेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, छोटी दूरी की, जिसको हम जैसे स्टेशन होता है तो स्टेशन जो होते हैं वो छोटे छोटे जो स्टेशन
जो जंक्शंस होते हैं वो छोटे स्टेशंस को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो पैकेट स्टेशन हैं ये जंक्शन पॉइंट के रूप में आ जाते हैं। दीज आर नोन एज द फेरी पोर्ट। दीज पैकेट स्टेशंस आर exclusively concerned with the transportation of passenger and mail across water bodies covering short distance। छोटी दूरी की ये यात्रा करते हैं। These stations occur in pair located in such a way that they face each other across the water body। जो जल क्षेत्र के एक से दूसरे क्षेत्र किनारे पर बने हुए होते हैं और ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इसके अंदर दिया गया है डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलाइस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ये कैलाइस और डोवर जो हैं ये आपकी मेन जो हैं ये किसके रूप में आती हैं, पैकेट स्टेशन के अंदर आती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी एंथ्रोपोर्ट पोर्ट। These are collection center where the goods and brought from different country for export. Singapore is an entreport for Asia। ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट होता है, बीच का बिंदु होता है जिस पे चारों तरफ से जो सामान होता है वो इस पोर्ट के ऊपर ला करके कलेक्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसको डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कलेक्शन सेंटर होते हैं, कलेक्शन पोर्ट्स जो होती हैं जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन से गुड्स जो होती हैं वो कलेक्ट करके और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ही उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, या डिफरेंट डायरेक्शन से जो गुड्स आती हैं उनको इंपोर्ट करके और उनके डेस्टिनेशन रीजन्स पर उनको सप्लाई किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट दीज आर द पोर्ट विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। इनका जो एक सामयिक महत्व होता है क्योंकि ये पोर्ट जो हैं ये हमारे कंट्री के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काम आते हैं। दीज पोर्ट आर वारशिप, जो युद्ध संबंधी जो जहाज़ वगैरह होते हैं, एंड